नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 30 में। आज की तारीख है 19 मई 2020 और डेली 30 का आज का जो एपिसोड है, उस एपिसोड में हम करंट अफेयर तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में आज जो टॉपिक है वो भारत की भूगर्भिक संरचना को डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, इसको हम पूरा कवर करेंगे। और आप लोग कैसे हैं ये हमको बताएं, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है। लापरवाही थोड़ी बहुत आपसे भी हो सकती है, हम सभी से हो सकती है, लेकिन लापरवाही अभी मत करिए। अभी कम से कम बाहर निकलिए। और पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए बाहर निकलने की वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप कमरे में बंद होकर पढ़िए, चाहे घर पे हैं या जहाँ पर आप रह के तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे पढ़ाई करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है, इसमें जो हमने पहले डिस्कस किया था भूगोल का टॉपिक, उसके अलावा और हम यहाँ पर करेंगे भूगर्भिक संरचना के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। स्तर इनका क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। इनका स्तर इस तरीके का होगा कि आप बहुत ही सिंपल प्रश्न भी कर पाएंगे, बहुत ही जो सिंपल प्रश्न है, और साथ में आप कर पाएंगे यूपीएससी लेवल के प्रश्न यहाँ से। और पीएससी लेवल के प्रश्न तो आसानी से आप करेंगे उनको। यूपीएससी और पीएससी को टारगेट करके ही यहाँ पर जो भी डिस्कशन होता है वो होता है। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुराने जलोढ़ बांगर एवं नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं। क्या ये बात सही है? जो पुराना जलोढ़ होता है उसको हम बांगर कहते हैं। बांगर मिट्टी के बारे में आपने सुना है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में सुना है। तो ऐसे बांगर और खादर जलोढ़ के ये मुख्य रूप से दो डिवीजन होते हैं। एक बांगर होता है और एक खादर होता है। तो जो पुराना होता है वो बांगर होता है, नवीन जो होता है वो खादर होता है। भारत के मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। तो जो भारत का मैदानी भाग है वो कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र से समृद्ध है। अब वैसे यहाँ पर खनन उतना ज्यादा नहीं होता है, मतलब निकाला नहीं जाता है, लेकिन ये है। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है, पहला और दूसरा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ये प्रश्न जो है ये पूछा जाता है अक्सर कि ये कब हुआ। तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसका निर्माण क्वाटनरी या नियोजोइक महाकल्प में प्लिस्टोसीन एवं होलोसीन दोनों ही उसमें कल्प में हुआ। तो प्लिस्टोसीन भी इसका उत्तर होगा और होलोसीन भी होगा। तो देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर सेट किया है उपयुक्त दोनों में, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय आप जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि ए पढ़ा और ए पे टिक कर दिया। बी भी पढ़िए, सी भी पढ़िए, डी भी पढ़िए, सारा पढ़िए। वैसे भी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले चारों ऑप्शन आपको देखने चाहिए, क्योंकि उत्तर डी भी हो सकता है ना। तो कभी कभी ऐसे विकल्प भी होते हैं और हम हड़बड़ी में जब गोला कर देते हैं या टिक कर देते हैं, बाद में हम घर आते हैं तो हमको पता चलता है। तो ये लापरवाही आपको नहीं करनी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय एक युवा पर्वत है जिसका उत्थान अभी भी जारी है। हिमालय के बारे में आप जानते हैं कि हिमालय की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, घटती रहती है, जैसा भी मतलब परिवर्तन होता रहता है, कहीं बढ़ेगी कहीं घटेगी। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में भी परिवर्तन होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये एक हफ्ते बाद आप गए तो आज से 1 सेंटीमीटर लंबा हो गया, 10 मीटर लंबा हो गया। इतना कम परिवर्तन होता है कि वो दिखता भी नहीं है। उसको जब अनुसंधान किए जाते हैं और उसको भौगोलिक तरीके से उसको नापा जाता है तभी पता चलता है। तो हिमालय एक युवा पर्वत है और इसका उत्थान अभी भी जारी है, बिल्कुल सही है। झील निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने की ओर संकेत करते हैं। इसके प्रमाण क्या है कि अभी भी जारी है? तो हिमालय के क्षेत्र में भूकंप आते हैं, हिमालय के क्षेत्र में नदियों का निरंतर जो मार्ग है वो परिवर्तित होता रहता है। 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर निक्षेप करेवा जो मिलते हैं झील, उन वो ये सब प्रमाण है कि ये उत्थान अभी हो रहा है, अभी इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से दूसरा भी सही है और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हाँ और नहीं, ये दो बहुत मतलब है और नहीं है, इस पे आप ध्यान दिया कीजिए। ऐसे कई बार हमसे लापरवाही हो जाती है। कई बार होता यह है कि हम नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं और सही इसमें 3 होता है और एक हम टिक कर देते हैं और गलत कोई एक होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये अगर पूछा जा रहा है, तो कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा था, ये बिल्कुल सही है। भूसन्नतियां लंबे सक्रिय व जलीय भाग होते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए, ऐसे तो प्रथम दृष्टया आप कह देंगे ये सही है, लेकिन जो भूसन्नतियां होते हैं वो लंबे होते हैं, सक्रिय होते हैं, लेकिन गहरे नहीं होते हैं, ये गलत हो गया यहाँ पर।
मैं ये दिखाना चाहता हूं कि यहां पर आपको स्टेटमेंट के अंदर भी देखना है कि शब्द कैसे प्रयुक्त हुए हैं, कैसे शब्द विन्यास है ना। तो गहरे नहीं होते हैं, ये गहरे नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये छिछले होते हैं। और छिछले का मतलब ज्यादा गहरा ना होना, हल्का गहरा होना, तो ये छिछले होते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी, तो टेथिस भूसन्नति ये भी बिल्कुल सही है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। भूसन्नतियों को पर्वत का पालना किसने कहा था? अलग से मैंने एक प्रश्न बनाया है, इसका उत्तर अभी ऊपर मिल गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सी ऑप्शन इसका सही है। ये कहा था कोबर ने। किसने कहा था? कोबर ने कहा था। लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण मुख्यतः किस चट्टान की प्रमुख विशेषताएं हैं? कौन सी चट्टान है जहां पर ये सब जो खनिज है वो मिलते हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम आपने सुना होगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित हुई हैं। पहले ये आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी, आर्कियन क्रम की चट्टानों का जब अपरदन हुआ और निक्षेपण हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें निर्मित हुई। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसी में लौह अयस्क, तांबा, स्वर्ण ये मुख्य रूप से पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। दक्कन ट्रैप का निर्माण जो हुआ था वो किससे हुआ था? ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप ढूंढने की कोशिश करिए। कहीं पर केवल दिया रहेगा लावा, कहीं पर दिया रहेगा ज्वालामुखी क्रिया से, कहीं पर ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न लावा के द्वारा। इस तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे, वहीं पर आपको ये टिक करना है। और इसमें जो ये क्षेत्र है इसमें 600 से 1500 मीटर तक, तो कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। और ये जो प्रदेश है ये दक्कन ट्रैप कहलाता है। पूरा प्रदेश जो ये है ना, ये पूरा प्रदेश एक है उसको दक्कन ट्रैप कहते हैं। और ये प्रदेश 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है पूरा। ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ था, अगर ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो मेसोजोइक महाकल्प में, क्रिटेशियस कल्प में ये हुआ था, है ना। मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में, महाकल्प उससे छोटा कल्प, तो मेसोजोइक महाकल्प हो गया और क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। तो क्रिटेशियस भी ध्यान रखना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ। ये जो प्रश्न है ये कुछ विशेषताएं दी हैं, इनके आधार पर यह प्रश्न पूछा गया। ऐसे प्रश्न मैं इसलिए फॉर्मेट करता हूं कि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। तो ये परतदार चट्टानें हैं, मछलियां एवं रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। हो सकता है यहां तक आपको बहुत कुछ समझ में ना आया हो, लेकिन अब आगे की लाइन पढ़िए। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है। इन विशेषताओं के आधार पर चट्टान की पहचान कीजिए। सही पढ़ने का तरीका क्या होता है? अगर आपको ये प्रश्न मान लीजिए सही नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद में आप इसको देखिए, प्रश्न को अपने आप पढ़ लीजिए, एक बार समझ में आ जाए फिर अपना उत्तर दीजिए और मेरे उत्तर से मिलान कर लीजिए। 98% कोयले वाली बात जैसे आपके सामने आई तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये गोंडवाना की बात हो रही है ना। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है गोंडवाना की। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो कोयले के लिए जानी जाती है, और भारत का 98% कोयला यहीं पे मिलता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद किन चट्टानों का विकास हुआ? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें विकसित हुई, उसके बाद में कौन सी चट्टानें विकसित हुई? तो ये बिंद क्रम की चट्टानें थी। बिंद क्रम की चट्टानें कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद में विकसित हुई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक पूरा, आप अगर ऐसे चलें तो ये राजस्थान की से और यहाँ बिहार के सासाराम तक इनका विकास आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिंद क्रम की चट्टानें, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें निर्मित हुई थी। जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें निर्मित हुई हैं तो कैसे हुई हैं? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से निर्मित हुई है। धारवाड़ से कुड़प्पा। एक प्रश्न अभी आपको मिलेगा जिसमें क्रम मैंने सेट किया है, अक्सर वो प्रश्न यूपीएससी में पूछा जाता है। तो धारवाड़ से कुड़प्पा, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से अपरदन और जब निक्षेपण हुआ उनका तो उन्हीं से कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित हुई हैं, बिल्कुल सही है। और परतदार चट्टानें हैं, दो फैक्ट इसी में आपको मिल गए। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं और इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, दूसरा बिल्कुल सही है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं, ये भी बात सही है। लोहा, सोना जैसे अभी ऊपर हमने बात की थी, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये सब मिलते हैं। लास्ट स्टेटमेंट जो डी ऑप्शन है, कोयले का सर्वाधिक भंडार इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अगर आपको ये पता है कि ये जीवाश्म रहित चट्टाने हैं और अगर इसमें जीवाश्म नहीं मिलता, जीवाश्म अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो कोयला कहाँ से मिल जाएगा? तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये बात गलत है। इन्हीं चट्टानों में कोयला का सर्वाधिक भंडार नहीं पाया जाता, और कोयला आपको पता भी है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि गोंडवाना लैंड की चट्टानों में पाया जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। ये प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टाने हैं जो नीस व शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। पहले जो है ये किससे निर्मित हुई थी? आर्कियन क्रम की जो चट्टाने हैं ये नीस और प्राथमिक चट्टाने हैं, सबसे पहले इन्हीं का विकास हुआ था, लेकिन बाद में ये नीस और शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। बुंदेलखंड नीस, बेल्लारी नीस, ये सब प्राचीन चट्टाने हैं। इनमें से बंगाल नीस और नीलगिरी नीस है ना, ये सब इसी के उदाहरण हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है इसमें जीवाश्म बहुतायत में पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो दूसरा ये गलत हो जाएगा, पहला सही है। ये गलत स्टेटमेंट दिया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, पहला स्टेटमेंट। और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस व शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्री कैम्ब्रियन काल की बात है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही ये भाग कभी भी पूर्णतया समुद्र में नहीं डूबा, उसके पहले था, उसके बाद ये नहीं डूबा, और ये आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। आर्कियन का युग की जो आग्नेय चट्टाने हैं उनसे ये निर्मित है, और ये जो है अब नीस व शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ये पहला भी सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट करके पूछिएगा। दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस व शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिएगा, ये पूर्णतः कभी समुद्र में नहीं डूबा है। ये हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इनमें से कौन सा विकल्प विभाजन का प्रकार नहीं है? भारत को जब हम विभाजित करते हैं भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से, तो ये जो विभाजन है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, ये 3 भाग हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ABC ये तीनों सही हैं। जो डी है पूर्वी पहाड़ियां, ये इसमें नहीं है ना, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मनन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर मनन करना है, आपको बताना है, सोचना है। तो इसमें देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। जो मेघालय पठार है ये दक्कन पठार का विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कश्मीर घाटी की रचना एक समअभिनत में हुई है। कश्मीर घाटी का जो निर्माण हुआ है वो हिमालय की सम अभिनत में इसका निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है। और अगला जो स्टेटमेंट है कि गंगा मैदान की रचना एक गर्त में हुई है। देखिए, स्वैस महोदय ने बताया कि गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। तो हिमालय के उच्च वजन के समक्ष एक अग्रवर्ती, जिसको क्या कहेंगे, फोरसेप, अग्रवर्ती, अग्रवर्ती जब पैदा हो जाएगा, यानी कि उसके आगे फिर ये टकराव का काम करेगा। तो ये जब पैदा हो गया तो ये विशाल भूसन्नति की भांति इसका निर्माण हो गया, और हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर जो अवसाद लाए जा रहे थे वो धीरे धीरे इन्हीं से बढ़ता रहा, और उसी से गंगा मैदान की रचना हुई। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 तीनों ये सही हो जाएंगे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। कभी कभी मैं एक आध प्रश्न ले लेता हूं, बाकी मैं कोशिश करता हूं कि 99.9% या 100% क्वेश्चन नए आपको मिले। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़े नहीं जा सकते, तो हो सकता है वो मिलते जुलते बन जाएं, या डायरेक्टली ये मुझे क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा। ये थोड़ा सा थॉट बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर सोचिए आप, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? पहला है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। हिमालय प्रहरी के रूप में कार्य करता ही है। भौगोलिक विशेषताएं भी आप जान लीजिए
कि अगर हिमालय ना होता तो साइबेरिया की तरफ से जो हवाएं आती वो पार करके इधर आ जाती शेष भारत में, और अगर यहाँ आ जाती तो क्या होता, यहाँ पे बहुत ही शीत लहरों का अनुभव किया जाता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, यहाँ ना ये ना होता तो नदियां ना होती, नदियां ना होती तो इतना अवसाद यहाँ पर ना जमा होता, तो ये सुविस्तृत जलोढ़ मैदान अवसादों से ही तो बनता है, ये ना हो पाता, ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, मानसून के निर्माण में भी जब मानसून चैप्टर हम करेंगे तो आप देखेंगे कि हिमालय की बहुत बड़ी भूमिका है, जो यहाँ से पवनें जाती हैं वो टकराती हैं, यहीं पे मिड़ के वर्षा करती हैं, वहाँ पे हम पूरी इसकी जो पूरा सिस्टम है मैकेनिज्म है वो समझेंगे। तो ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ये भी सही है कि ये भी भिन्न होता प्रतिरूप। एक दो तीन ये तीनों सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? एक प्रश्न ये भी यहाँ पर मैंने डाल दिया है, सीधा इसका उस चैप्टर से वैसे रिलेशन हो सकता है आप कहें कि नहीं, लेकिन ये रिलेटेड है इससे। तो ये जो है यहाँ कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो इसको अगर आप देखेंगे अक्षांश देशांतर सब सेट करेंगे तो सुमात्रा आपको सबसे नजदीक मिलेगा। मैप ओपन करिए, एटलस लेके बैठा करिए जब भी आप पढ़ाई करिए, है ना, और वहां पर लोकेशन देखने की कोशिश करिए। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये भारत की ही नहीं, विश्व की 600 से 570 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में, और विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला है उनमें से एक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी है? गुरु शिखर एक है। ये जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ना, और ये बहुत ही पुरानी है, विश्व स्तर में देखें तो सबसे पुरानी चोटियों में ये शामिल की जाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला स्टेटमेंट, पीर पंजाल श्रेणी बाह्य हिमालय में अवस्थित है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? पीर पंजाल श्रेणी बाह्य हिमालय में अवस्थित नहीं है, यह हिमा ये जो है मध्य हिमालय में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य हिमालय। तो पहला स्टेटमेंट तो यहां पर गलत हो गया। दूसरा है, यह भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्य में विस्तृत है। ये बिल्कुल सही है, तो केवल दो ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? समांतर वलय श्रेणी यहाँ पर पाई जाती हैं, इसमें सबसे प्राचीनतम जो श्रेणी है वो बृहद हिमालय की श्रेणी है। सबसे जो प्राचीनतम है वो बृहद हिमालय की श्रेणी है। और ये फिर जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे नवीन आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता था? जो भारतीय महाद्वीप है, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार देखें तो भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग था, और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ये सब एक स्थल से जुड़े हुए थे, है ना, ये पूरा एक स्थल से जुड़े हुए थे। भारत भी इसमें इसका भाग था, तो इसका सही उत्तर तो डी हो जाएगा। फिर मध्यवर्ती जब मध्यजीवी कल्प आया तो गोंडवाना लैंड का विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, और इसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ, और यहां से ये उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। ठीक है, और वहां से ये अलग हो गया। और अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का कि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों का सही कालक्रम क्या है? प्राचीन से नवीन, सबसे पहले कौन सी निर्मित हुई, उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन सी हुई? तो जो इसको अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले जो निर्मित हुई वो आर्कियन थी, आर्कियन के बाद में धारवाड़, धारवाड़ के बाद में कुड़प्पा, और कुड़प्पा के बाद बिंधन या बिंद। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सीधा सा ये सीक्वेंस है, याद रखिएगा। अब चलिए आज के करंट अफेयर के 8 प्रश्नों को हम देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन हमने ये देखे हैं, 8 ये देख लेंगे। ठीक है, और आप लोग एक काम किया कीजिए कि आप लोग जो चाहते हैं यहाँ पर कि जैसे मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेशन बनाए रखें, तो आप लोग कुछ टॉपिक हमको सजेस्ट कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करके बताया कि आप लोग कौन से टॉपिक चाहते हैं। मैं इतना भी आपके लिए एक सहूलियत के लिए जो मुझे उचित लगेगा उसमें से मैं छांटूंगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इन इन टॉपिक्स पे अगर क्लास की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे, और थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपकी डिमांड क्या है। ठीक है, चलिए करंट अफेयर को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र
सभा ने शांति, सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए 16 मई को किया। 16 मई को हर साल ये मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में बिजली वितरण कंपनियों को किस क्षेत्र में निजीकृत किया जाना प्रस्तावित है? ये अभी बात चल रही है कि इसको निजीकृत कर दिया जाएगा पूरा। तो ये किस क्षेत्र में, पूरे क्या सभी पूरे राज्यों में होगा या केंद्र शासित प्रदेशों में होगा या दोनों में होगा? तो जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है पहले वहां पर इसको किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में यह घोषणा की गई थी कि भारत को वैश्विक एमआरओ हब बनाया जाएगा। इस संदर्भ में जो एमआरओ है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? जो आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज है इसमें यह घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि भारत सरकार को विमान के वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल, वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल, ये ओवरहॉल यही है ये, है ना? इसी की बात हो रही है, मेंटेनेंस और मरम्मत और ओवरहॉल। आर से क्या हो जाएगा बताइएगा, एमआरओ का फुल फॉर्म आप बताइएगा, ठीक है ना? ओवरहॉलिंग हो गया, आर से क्या होगा? एमआरओ का पूरा फुल फॉर्म आप टाइप करेंगे और टॉपिक बताएंगे कि आप कौन से टॉपिक चाहते हैं, मैं उसमें से सेलेक्ट करूंगा। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये विमानों की पुर्जों की मरम्मत, एयरफ्रेम रख रखाव और इन सब चीज़ों पर एक पैकेज दिया गया है, इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, विमानन क्षेत्र से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में एफडीआई सीमा की प्रस्तावित सीमा क्या है? एफडीआई की क्या प्रस्तावित सीमा रखी गई है जो ऑटोमेटेड रूट से, स्वचालित मार्ग से आनी है? तो अभी ये मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें रक्षा निर्माण में 74% ये सीमा रख दी गई है स्वचालित मार्ग से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। पहले ये 49% हुआ करती थी, अब ये 49 से कर दिया गया है 74। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित एनएमआईएस ऑनलाइन डैशबोर्ड में एम का क्या अर्थ है? जो ये डैशबोर्ड बनाया गया है एनडीएमए के द्वारा, तो इसमें एम का क्या अर्थ है ना? एम, एनएमआईएस, तो इसमें नेम है, मोबाइल नंबर है, उम्र है, गंतव्य जिला है, कहाँ पर कोई जाना चाह रहा है, तो और यात्रा की तारीख और मूल जिले जैसे विवरण ये सब इसमें भरने हैं। तो इसमें जो एम का अर्थ है वह है प्रवासी, है ना, माइग्रेंट। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, सुपर अर्थ की खोज किस देश ने की है जिस पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं? सुपर अर्थ की अभी एक खोज की गई है और बताया जा रहा है कि अभी तो वहां बर्फ जमी है, लेकिन जैसे पृथ्वी पे वातावरण पाया जाता है इस तरह की कुछ जो आवश्यक परिस्थितियां हैं जहां पे मनुष्य रह सकता है वहां पर ये मिल सकती हैं, ऐसा है। और उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा में दूरी के समान है, इसीलिए इसको सुपर अर्थ ऐसा कहा, संज्ञा दी जा रही है। और ये जो है ये खोज जो की है वो किसने की है? न्यूजीलैंड ने। किसने की है? न्यूजीलैंड ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, बुंडेसलीगा है, बुंडेसलीगा क्या है? अभी हुआ यह है कि बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गई थी कोविड के कारण। तो जर्मनी में अभी बुंडेसलीगा कोविड 19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाला दुनिया का पहला प्रमुख खेल आयोजन बन गया है। तो ये जर्मनी का लोकप्रिय प्रोफेशनल फुटबॉल खेल है जो अभी लोग कोविड 19 के बाद में इसको फिर से चालू किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। प्रमुख खेलों में से ये एक है और खेल स्पर्धाएं शुरू हो रही है, लेकिन उसमें उसी तरह नहीं खेला जाएगा। बुंडेसलीगा खेल खाली स्टेडियम के साथ शुरू हुआ है और सप्ताह में 2 बार खिलाड़ियों का परीक्षण इसमें किया जाएगा और इन्हीं शर्तों के साथ ये खेलेंगे लोग। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है आज का, सेकातकर समिति का संबंध किससे है? जो सेकातकर समिति है ये किससे रिलेटेड है? सेकातकर समिति का जो गठन हुआ था वो 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। रक्षा मंत्रालय द्वारा लेफ्टिनेंट डीबी साकेत सेकातकर, डी बी डीबी सेकातकर नाम था। इन्हीं के नाम पर, इन्हीं की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी और इसने अभी सिफारिश अपनी प्रस्तुत की है, समिति ने सिफारिश दी है। इसमें इसने कहा है कि सीमा अधोसंरचना के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसने कहा है कि भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले कार्यों को निष्पादित करने के लिए इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध को अपनाया है और सीमा सड़क संगठन की शक्ति जो है खरीद सकती है उसको 7.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया गया है।
इसमें जो और सिफारिशें हैं, जैसे उसमें नई तकनीकों, प्लास्टिक तकनीक, जियो टेक्सटाइल, सरफेसिंग, इन सब का प्रयोग, फुटपाथ के लिए सीमेंट बेस का उपयोग, इन सारी चीज़ों पर इसमें सिफारिश की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सीमा अधोसंरचना से संबंधित है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको ये कैसा लगता है जरूर बताएं। टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा, जो प्रश्न मैंने पूछे उसका उत्तर दीजिएगा। अगर आप बीओ, आरओ या यूपीपीसीएस 2020 की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो आपको परफेक्ट बनाएगी, तो आप 6307281212 पर व्हाट्सएप करिए। वहां से आप जो भी टेस्ट सीरीज चाहते हैं उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। अच्छे से रहिए, लापरवाही अभी बिल्कुल मत करिए। कोविड बहुत तेजी से इस समय फैल रहा है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं वो बाहर से आ रहे हैं, उनके साथ भी समस्याएं, मजबूरी हैं। तो उनसे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या जहाँ पे आप रह रहे हैं कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है। बाहर संभल के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।